नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो पे हम बात करेंगे बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन बनने वाला है, अभी इसका लेटेस्ट ट्रैक क्या है और कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा खतरे में अभी के टाइम पे दिखाई दे रही है। क्या भारत में लैंडफॉल कर सकता है या किसी भी तरह का कोई संभावना है या नहीं। इसके साथ अगले 5 दिन के दौरान देश भर में वेदर की एक्टिविटी किस तरह से देखने को मिल सकती है, इसके बारे में भी इस वीडियो पे डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग वीडियो को देखते हैं बट लाइक नहीं करते। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लाइव सैटेलाइट इमेज को देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों को अफेक्ट कर रहा है। इसके साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के आसपास भी दिखाई दे रही है। इसके साथ एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन तमिलनाडु और उसके आसपास वाले एरिया के ऊपर दिखाई दे रही है। तो इसकी वजह से अगले 24 घंटे के अंदर हिमाचल प्रदेश से लेकर वेस्टर्न हिमालय रीजन और उत्तराखंड के इलाके में हेल स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। और दक्षिण भारत में कई राज्यों में आपको बारिश की एक्टिविटी इस टाइम के दौरान देखने को मिलेगी। तो अगर हम बे ऑफ बंगाल के ऊपर नज़र डालेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारा बादल का एक्टिविटी हम देख सकते हैं पूरा का पूरा एंटायर बे ऑफ बंगाल में। और साउथ ईस्ट अरेबियन सी से भी काफ़ी बादल की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। तो ये वेस्टर्ली विंड्स का इम्पैक्ट की वजह से लगातार मॉइस्चर सिस्टम को मिल रहा है, जिसकी वजह से क्लाउड का कंडीशन लगातार डेवलप हो रहा है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलप हो चुका है इसी जगह के आसपास। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने मार्क किया है, इसी जगह के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी है। और यही साइक्लोनिक सर्कुलेशन अगले 24 घंटे में यानी कि 8 मई को ये लो प्रेशर का रूप ले सकता है। लेने का संभावना 90 से 100% के आसपास, मतलब कल लो प्रेशर बनेगा। और लो प्रेशर बनने के बाद वो लगातार इंटेंसिफिकेशन करना स्टार्ट करेगा और साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले सकता है 10 मई के आसपास। तो यहाँ तक हम क्लियर हो चुके हैं, ये बात पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि हाँ साइक्लोन मौका बनने वाला है और इंटेंस काफ़ी वो होने वाला है। तो जब अगले 24 घंटे में वो लो प्रेशर बनेगा, मतलब कल के आसपास 8 मई को, तो 9 मई को वो डिप्रेशन का रूप ले सकता है और 10 मई को वो साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले सकता है। तो जीएफएस और ACMW के बारे में बात करें तो अभी दोनों मॉडल्स में काफ़ी हद तक सहमति हो चुकी है कि हाँ ये सिस्टम भारत को स्किप कर सकता है और म्यांमार और बांग्लादेश को में लैंडफॉल कर सकता है। खास करके म्यांमार के सेंट्रल भाग में ये लैंडफॉल करने का संभावना अभी घटने में मॉडल्स का इंडिकेशन है। तो अगर हम ECMW मॉडल के ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप एक ट्रैक्स को देख रहे हैं, यह ECMW का एनसेम्बल मेंबर्स का ट्रैक है। तो उनका 50 मेंबर्स जो फोरकास्ट करते हैं उसका बेसिस पे ECMW अपना रन करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मेजोरिटी ऑफ जो ट्रैक जा रहा है वो म्यांमार के नॉर्थ पार्ट से लेकर बांग्लादेश के चिटागोंग के आसपास जा रहा है और सेंट्रल म्यांमार के आसपास भी जा रहा है। भारत की ओर ओनली 2 या 3 ट्रैक ही है, तो मतलब भारत की ओर आने का संभावना इसका अभी के टाइम पे बहुत ही कम है। अगर ये सिस्टम गया तो म्यांमार के सेंट्रल भाग से लेकर बांग्लादेश के चिटागोंग के आसपास कहीं पर भी ये जा सकता है। और उम्मीद है कि इसका इंटेंसिटी बहुत भारी मात्रा में इंक्रीज कर सकता है। वेरी सीवियर साइक्लोन और इवन एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी ये पकड़ सकता है। शायद बे ऑफ बंगाल में 2020 के बाद कोई एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन का कंडीशन डेवलप होने वाला है, अभी के टाइम पे ये संकेत मिल रहा है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे एक और ट्रैक को देख सकते हैं, ये ट्रैक मैंने डिजाइन किया है। तो यहाँ पे जो मैंने इस ट्रैक में इमेज में दर्शा रहा हूँ वो ये बोलता है कि ये बांग्लादेश और म्यांमार के पास लैंडफॉल कर सकता है आज एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ठीक है, तो जब लो प्रेशर कल फॉर्मेशन हो जाएगा इसी जगह के आसपास, ये लो प्रेशर का फॉर्मेशन का जो पॉइंट हो यहाँ पे मैंने दर्शाया कि इस जगह के आसपास लो प्रेशर फॉर्मेशन कर सकता है 8 मई के आसपास। और जब वो फॉर्मेशन हो जाएगा तो होने के बाद वो धीरे धीरे करके नॉर्थ वेस्ट की ओर मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा और डिप्रेशन का रूप ले सकता है 9 तारीख के आसपास। तब उसका विंड स्पीड 45 किलोमीटर के आसपास रह सकता है। और उसके बाद वो और थोड़ा आगे मूवमेंट करेगा नॉर्थ की ओर और डीप डिप्रेशन का रूप ले सकता है और तब उसका विंड स्पीड 55 किलोमीटर के आसपास रह सकता है। और वो 9 मई को ही ले सकता है, क्योंकि रैपिडली इंटेंसिफिकेशन होने का संभावना इसका ज़्यादा है। ठीक है, तो साइक्लोनिक स्टॉर्म रूप ये ले सकता है 10 मई के आसपास और तब ये सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के आसपास धीरे धीरे करके पहुंच रहा होगा। तब इसका विंड स्पीड 65 किलोमीटर से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि साइक्लोन का नॉर्मली स्पीड 65 से ज़्यादा ही होता है। तो साइक्लोन का रूप वो 10 मई के आसपास ले सकता है। अभी के टाइम पे ये बात पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है। तो जब ये सिस्टम बनने के बाद
ऐसे नॉर्थ वेस्ट ट्रैवल कर रहा होगा, तब उस टाइम के दौरान वो अंडमान आइलैंड को बहुत भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा सकता है। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ वहाँ के वासियों को, बट ये एक वार्निंग दे रहा हूँ क्योंकि सिस्टम का डायरेक्ट इम्पैक्ट अंडमान आइलैंड पे हो सकता है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर हम अभी का प्रोजेक्शन को देखेंगे तो इसके हिसाब से 7 तारीख से ही अंडमान और निकोबार आइलैंड पे बारिश की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी और वो इंक्रीज करेगी अंडमान आइलैंड पे 8 तारीख के बाद से। और 8 तारीख से ही अंडमान आइलैंड के कई हिस्सों में भीषण मात्रा में बारिश की एक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी हो सकती है, और खास करके 9 से लेकर 14 के बीच में, ये डेट याद रखिए, 9 से लेकर 14 के बीच में, 10, 11, 12, 13, स्पेशली जो मेजर डेट साइक्लोन क्रॉस करते टाइम आपको देखने को मिलेगा वो है 10 से लेकर 13 के बीच में। इस टाइम के दौरान अंडमान आइलैंड के लोगों को काफ़ी सतर्कता रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम के दौरान वो साइक्लोन क्रॉस कर सकता है और उसी टाइम वो इंटेंसिफिकेशन भी कर सकता है। हो सकता है कि अंडमान आइलैंड के आसपास वो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप भी ले ले, तो काफ़ी खतरनाक कंडीशन ये बना सकता है अंडमान आइलैंड के लोगों के लिए। तो इसके हिसाब से अगर मैं बोलूँगा तो अंडमान आइलैंड हो सकता है कि 2013-14 के बाद कोई ऐसा स्टॉर्म का सामना करेगा, क्योंकि इससे पहले वहाँ पे नॉर्मली स्टॉर्म्स गुजरा है, बट इतना इंटेंस होके कोई स्टॉर्म गुजरा नहीं है। बट इसका चांसेस है कि इंटेंस होके गुजर सकता है, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप भी ले सकता है उत्तरी अंडमान के इलाकों के आसपास। तो अगर ऐसा होता है तो 11 से लेकर 14 के बीच में आपको भीषण से अति भीषण बारिश आपको देखने को मिलेगी पूरे के पूरे एंटायर अंडमान आइलैंड पे, और विंड स्पीड वहाँ पे 7 तारीख से ही इंक्रीज होगी। 8 तारीख में 8 से लेकर 10 के बीच में 50 से 60 के बीच के रफ्तार पे हवा चल सकती है, और 10 से लेकर 14 के बीच में, खास करके 11, 12, 13 और 14 इस टाइम के दौरान वहाँ पे 90 से लेकर 150 किलोमीटर तक भी हवा की स्पीड रह सकती है। ये अभी का अनुमान बोलता है, क्योंकि अगर वो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप लेता है अंडमान आइलैंड के आसपास, खास करके उत्तरी अंडमान आइलैंड के आसपास, तो ये बात अभी उसली सी बात है कि वहाँ पे विंड स्पीड 140 से ज़्यादा रहेगा ही रहेगा। तो अभी का प्रोजेक्शन ये बोलता है कि 11 से लेकर 14 के बीच में, 11, 12, 13 और 14 इस टाइम के दौरान अंडमान आइलैंड के पूरे एंटायर अंडमान आइलैंड पे आपको भीषण मात्रा में बारिश देखने को मिल सकती है। 300 से 400 मिलीमीटर तक भी रेनफॉल यहाँ पे हो सकती है। इसके साथ विंड स्पीड 100 से लेकर 150 किलोमीटर के बीच में भी रह सकती है पूरे एंटायर अंडमान आइलैंड पे। तो वहाँ के लोगों को सतर्कता रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और वो साइक्लोनिक स्टॉर्म जब अंडमान आइलैंड को क्रॉस कर लेगा 12 तारीख के आसपास, तो वो धीरे धीरे करके रिकर्व करना स्टार्ट करेगा टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि अभी का जो वेदर का पैरामीटर्स है वो सपोर्ट नहीं करेंगे कि वो भारत की तरफ मुड़े। अगर मुड़ता है तो इसका संभावना बहुत ही कम है। अभी के टाइम पे तो इसका चांसेस बहुत ही कम है, लेस देन 10% के आसपास है। मैंने पिछले वीडियो पे यही बोला था। तो जब ये नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट को रिकर्व करेगा तो वो सीधा म्यांमार और बांग्लादेश की ओर जा सकता है। इसका संभावना सबसे ज़्यादा है कि ये म्यांमार के सेंट्रल भाग को हिट कर सकता है, जहाँ पे ट्रैक आप ये देखेंगे तो ये म्यांमार के सेंट्रल भाग के आसपास हिट कर रहा है, स्वीटी के आसपास, और चिटागोंग भी इसकी वजह से इफेक्ट हो सकता है बांग्लादेश का, और इंटर म्यांमार कोस्ट पे इसकी वजह से भीषण मात्रा में बारिश हो सकती है। 13 तारीख के आसपास ये लैंडफॉल कर सकता है, 13 तारीख के आसपास ये लैंडफॉल कर सकता है। तो जब ये लैंडफॉल करेगा तो लैंडफॉल करते टाइम ये एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले सकता है, जिसका विंड स्पीड 185 से 195, 200 किलोमीटर से ज़्यादा गस्टिंग स्पीड में ये रह सकता है। बहुत भारी मात्रा में नुकसान कर सकता है बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश के आसपास करता है तो बांग्लादेश के एरिया पे भी खतरा ज़्यादा हो सकता है, नुकसान ज़्यादा हो सकता है, और म्यांमार पे करता है तो वहाँ पे भी खतरा और नुकसान ज़्यादा हो सकता है। अभी के टाइम पे इसका लैंडफॉल स्वीटी के आसपास हो सकता है, म्यांमार के सेंट्रल भाग के आसपास, और हो सकता है कि बांग्लादेश के चिटागोंग के आसपास भी लैंडफॉल कर सकता है। इसका दोनों का संभावना अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बांग्लादेश और म्यांमार दोनों ही खतरे में अभी के टाइम पे है। तो भारत में अगर इस टाइम के दौरान क्या इम्पैक्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे इसकी वजह से भारी मात्रा में बारिश हो सकती है। मिजोरम, मणिपुर, असम, मेघालय, इस सब हिस्सों में बहुत भारी मात्रा में इंटेंस रेनफॉल हो सकता है, खास करके 12 से लेकर 15 के बीच में। और हो सकता है कि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया को पूरा इंटरली अफेक्ट करे, और अगर ये पास से देकर गया तो ओनली बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेगी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कई राज्यों में। और पूर्वी भारत में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में क्लाउडी कंडीशन रह सकती है, ज़्यादा कोई बारिश की एक्टिविटी हो सकता है कि नहीं होगी, क्योंकि अगर सिस्टम मुड़ जाता है तो मुड़ने का संभावना तो है वैसे भी, तो इसका कोई ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट आपको पूर्वी भारत में देखने को नहीं मिलेगा। बस मछुआरों को समंदर पर ना जाने की सलाह दिया गया है।
और बस क्लाउडी कंडीशन कुछ कुछ इलाकों में खास करके कोस्टल एरिया पे कर सकता है, बट ज़्यादा कोई खतरा नहीं होगा अभी के टाइम पे। और साइक्लोन जाने के बाद वो हीट वेव की कंडीशन बढ़ा सकता है पूरे इंटायर इंडिया में। तो अगर कोई बांग्लादेश से इस वीडियो को देख रहा है, खास करके साउथ बांग्लादेश से, तो उनको रिक्वेस्ट है कि वो सतर्कता जरूर रखिए। और अंडमान आइलैंड के लोगों के लिए भी सतर्कता रखने की काफ़ी ज़रूरत है, खास करके 9 से लेकर 15 के बीच में। तो ये एक अच्छी बात है कि भारत के मेन लैंड से तूफान का खतरा एक मात्रा से टल ही गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर होता तो बहुत भारी मात्रा में नुकसान हो सकता था बहुत एरिया पे। तो ये अच्छी बात है कि तूफान का खतरा एक तरह से टल ही चुका है, बट फिर भी सतर्कता रखने की ज़रूरत है ईस्टर्न कोस्ट के लोगों को। तो चलिए भी बात करते हैं अगले 5 दिन के दौरान देश भर में कहाँ पे कैसी बारिश की एक्टिविटी आपको देखने को मिल सकती है। तो अगले 24 घंटे के अंदर हेल स्टॉर्म से लाइटनिंग देखने को मिल सकती है, खास करके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ पार्ट में। और लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के बारे में बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बिल्तिस्तान, मुजफ्फरबाद से लेकर पंजाब, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, गुजरात से लेकर तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला, लक्षद्वीप और कर्नाटक के हिस्सों में देखने को मिल सकती है। और इसके साथ अगर 8 मई के बारे में बात करें तो 8 मई पे आपको भारी बारिश देखने को मिल सकता है अंडमान आइलैंड के कई हिस्सों में, और केरला के साथ साउथ एंड कर्नाटक के हिस्सों में भी भारी बारिश आपको कुछ पार्ट में देखने को मिल सकती है। और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के बारे में बात करें तो आपको 8 तारीख में अंडमान आइलैंड के साथ केरला, लक्षद्वीप, इसके साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बिल्तिस्तान, मुजफ्फरबाद, हिमाचल प्रदेश, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, इसके साथ कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और कर्नाटक के हिस्सों में देखने को मिल सकती है। और क्वाली वेदर 40 से 50 किलोमीटर लेकर 60 किलोमीटर तक विंड स्पीड रह सकती है, स्पेशली साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और आउटगोइंग अंडमान सी पे। और अंडमान निकोबार आइलैंड के लोगों को, फिशरमैन को समंदर पे ना जाने की सलाह दिया गया है 8 तारीख से ही। तो 9 मई के बारे में बात करें तो भारी से बहुत भारी बारिश आपको अंडमान निकोबार आइलैंड के कई हिस्सों में देखने को मिल सकती है, और भारी बारिश आपको केरला के साथ लक्षद्वीप के हिस्सों में भी देखने को मिल सकती है। और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के बारे में बात करें तो आपको अंडमान आइलैंड के कई हिस्सों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, और 60 से 70 किलोमीटर स्पीड से भी हवा इस टाइम के दौरान आपको देखने को मिलेगी अंडमान आइलैंड के कई हिस्सों में 9 तारीख में। इसके साथ अगर हम लाइटनिंग के बारे में बात करेंगे तो लाइटनिंग आपको केरला से लेकर कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और कर्नाटक के हिस्सों में भी देखने को मिल सकती है। इसके साथ 10 मई के बारे में बात करेंगे तो 10 मई पे भारी से बहुत भारी बारिश के साथ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल कुछ पार्ट में हो सकती है अंडमान निकोबार आइलैंड के कई हिस्सों में, और इसके साथ हेवी रेनफॉल केरला और लक्षद्वीप के हिस्सों में भी देखने को मिल सकती है। और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्टी विंड के साथ स्क्वाली विंड्स आपको देखने को मिल सकते हैं अंडमान आइलैंड के कई हिस्सों में 10 तारीख में, खास करके 70 से 80 गस्टिंग में 90 किलोमीटर तक विंड स्पीड भी वहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसके साथ लाइटनिंग गस्टी विंड्स 30 से 40 किलोमीटर स्पीड से हवा भी देखने को मिल सकता है केरला के साथ लक्षद्वीप के हिस्सों में। लाइटनिंग आपको कर्नाटक के कुछ पार्ट में देखने को मिल सकती है। और 10 तारीख में स्क्वाली वेदर आपको 60 से 70 गस्टिंग में 80 किलोमीटर तक एंटायर साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और एडजॉइंग अंडमान सी पे देखने को मिलेगी, जिस वजह से फिशरमैन को 7 तारीख से इन सभी हिस्सों में समंदर पे ना जाने की सलाह दिया गया है। तो मैंने इस वीडियो पे आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि अपकमिंग साइक्लोन का पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकता है, कौन सा इंटेंसिटी हासिल कर सकता है, किस एरिया को स्ट्राइक करने का संभावना है, भारत के हिस्सों में किस तरह का इंपैक्ट कैसा हो सकता है। मैंने सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में समझाने की कोशिश किया है। इसके साथ 5 दिन के दौरान देश भर में वेदर की एक्टिविटी किस तरह से रहेगी इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश किया है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए, क्योंकि आने वाले साइक्लोन का बारे में मैं आपको लगातार पल पल की खबर इस चैनल पे आपको देता रहूँगा। और अगर ट्रैक में कोई भी चेंजेस अगर होता है तो मैं आपको सबसे पहले इस चैनल पे इन्फॉर्म करने वाला हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो पे अभी के लिए इतना ही। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।